नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास होने वाली मैराथन क्लास, जिसके अंदर दोस्तों होने वाले हैं 70 क्वेश्चन। मतलब मैराथन क्लास होने वाली है आज की मैराथन, और जिसके अंदर दोस्तों मैं 70 क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा। आपको क्या लेना है, एक दोस्तों नोटबुक ले लो हाथ में और नोटबुक में नोट करते जाओ आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं नोटबुक के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनने वाले हो सकते हैं। और 70 क्वेश्चन क्लास में, थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है आज की। ठीक है, तो उम्मीद रखिएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको रटा दूंगा मैं आज की क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पहले मैं हटा देता हूँ इनको सबको। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है हमारा आज का कि इक्वल LEN ब्रैकेट चालू एक्सेल का परिणाम क्या होगा, मतलब क्या आउटपुट होगा इसका। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 0 होगा। दोस्तों बात करें हम लैन के फॉर्मूले की, तो ऐसे होता है, काम करता है। देखो ये जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे राम, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, तो ये गिनेगा एक तरीके से RAM, मतलब 3 अक्षर हो गए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे SHYAM श्याम, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 अक्षर हो गए, जिसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। वैसे ही यहाँ पे बात कर रहा है ये एक्सेल की, तो एक्सेल की बात करें तो EXCEL, 1 2 3 4 और 5, इसका आउटपुट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। लेंथ का क्या काम करता है दोस्तों, लेंथ काउंट करता है। लेंथ, लेंथ मतलब अक्षरों की संख्या या टेक्स्ट की लंबाई। ओके, लंबाई मतलब एक तरीके से कितने टेक्स्ट है भाई, 1 2 3 ऐसे कुछ भी आप है ना, लंबाई बोल दो, या फिर अक्षरों टेक्स्ट की संख्या आप बोल सकते हो भाई। टेक्स्ट की संख्या ज्ञात करता है ये, टेक्स्ट की संख्या ज्ञात करता है ये। ठीक है यहाँ तक का, तो उम्मीद है लेन का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है यहाँ पे दूसरे नंबर का। दूसरा है दोस्तों इक्वल लेफ्ट फॉर्मूला, मतलब अंदर है फॉर्मूला, ब्रेक कॉमा लगा दिया और 3 से क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, लेफ्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो काम करता है दोस्तों LEFT का, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अक्सर निकालता है, अक्सर निकालेगा। अब कितने निकालेगा, जितना अब हम बोलेंगे इससे निकालेगा। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है कि भाई लेफ्ट निकालना है किसमें, फॉर्मूला टेक्स्ट में, और यहाँ के लेफ्ट साइड के 3 अक्षर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ यहाँ पे FORMULA फॉर्मूला। अब इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, ये तो हिस्सा हो गया राइट साइड का, ये तो हो गया क्या, RIGHT राइट, और ये हो गया दोस्तों लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। तो लेफ्ट से कितना निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 3 निकालना है। कितना निकालना है, 3 अक्षर निकालने हैं। तो पहला तो ये हो गया F, दूसरा हो गया O, तीसरा हो गया R। क्या हो गया दोस्तों, R हो गया यहाँ पे। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, FOR आएगा। समझ में होंगे आप इस आंसर को। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों, FOR आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से 3 अक्षर निकालने हैं। किस किस को फॉर्मूला समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड से 3 अक्षर, 1 हो गया, 2 3 अक्षर हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, 3 कहाँ से लिए, 3 ही लिख रखा, कभी 3 निकालना। अगर 4 होता तो मैं लेता FORM तक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा। ये बोल रहा है कि इक्वल राइट कंप्यूटर के 4 का उत्तर क्या होगा। ठीक है, मतलब राइट साइड से, कंप्यूटर के राइट साइड से 4 अक्षर लेने हैं। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे COMPUTER लिख दिया मैंने, और यहाँ से मेरे को 4 अक्षर लेने। कितने लेने दोस्तों, 4 अक्षर लेने। तो एक ये हो गया, क्योंकि राइट साइड हो गया ये वाला, ये हो गया राइट, और ये हो गया दोस्तों लेफ्ट साइड। तो मैं राइट साइड से 4 अक्षर लूंगा, तो एक तो हो गया R, दूसरा हो गया E, तीसरा हो गया T, और चौथा हो गया U। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो 4 अक्षर लेने वाले हैं हम, वो 4 अक्षर ये आएंगे UTER। तो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे बी इज राइट, UTER, क्योंकि यहाँ पे 4 की बोला गया है। ठीक है, अगर 5 की बोला जाता तो यहाँ पे आता PUTER, ये 5 वाला आता, लेकिन यहाँ पे हमको 4 ही बोला गया था, इसलिए 4 वाला आंसर क्या गया दोस्तों, UTER आएगा। क्लियर यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, UTER। ओके, 4 अक्षर ले लिया राइट साइड से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला है दोस्तों यहाँ पे इक्वल रिपीट, इक्वल REPT। ठीक है, इक्वल REPT का फॉर्मूला x यहाँ पे दे दिया मैंने, 5 का परिणाम क्या होगा। अगर कोई फॉर्मूला लिखते हैं हम ऐसे, जैसे इक्वल REPT, ये लिखते हैं, ब्रैकेट चालू करते हैं, उसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे R लिख दिया, और फिर मैंने इसको बंद कर दिया ऐसे इन्वर्ट कोमा, और यहाँ से मैंने लिख दिया 4। तो इसका आउटपुट पता है क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा R 4 बार आ जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि इस वैल्यू को 4 बार रिपीट करनी है, ये इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, x लिखा हुआ है,
ये बोल रहा है कि x को कितनी बार रिपीट करना है दोस्तों, 5 बार रिपीट करना है, मतलब 5 बार लिखना है। तो इसका परिणाम आएगा x x x x और फिर x। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो यहाँ पे देखो 5 x कहाँ है दोस्तों, ये रहा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि रिपीट करने हैं यहाँ पे x को 5 बार। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट, चौथे में आएगा ए ऑप्शन। किस किस को आ गया रिपीट का फॉर्मूला। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 5वां, BIOS का फुल फॉर्म क्या है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, या बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सेटअप। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा दोस्तों। दोस्तों 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 5 में से 5 किसके सही हैं दोस्तों, 5/5 किसके सही हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप एक बार। और दोस्तों को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जाके शेयर कीजिए पहले, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है, क्लास में बने रहिए, बिल्कुल एक ही चीज़ आपको बारीकी से समझा दूंगा दोस्तों में सब कुछ, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो जिनकी हाल ही में एग्जाम है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा, DSL का मतलब क्या है। DSL का मतलब क्या है। पहला डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दूसरा डायरेक्ट सर्विस लाइन, तीसरा डाटा सर्विस लाइन, या डिजिटल स्पीड लाइन। बताइए दोस्तों DSL का मतलब क्या होता है। दोस्तों DSL का मतलब होता है यहाँ पे, ए ऑप्शन इज राइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ए ऑप्शन इज राइट लगा लो, ए ऑप्शन पे टिक। यहाँ पे किस किस का सही भाई, ए ऑप्शन, छठे में आएगा ए। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए उपयोगी होता है। पासवर्ड बदलने के लिए, डिवाइस रिस्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए। दोस्तों ये होता है ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अगर आपका ये ऑन है, अगर ये ऑन होता है, जैसे ईमेल को ऑन कर लेते हो आप मान लो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पासवर्ड चाहिए साथ में और एक और आपको चाहिए, ठीक है, मतलब 2 चीज़ें चाहिए, तब जाके ये क्या होगा दोस्तों, ऑन होगा। क्लियर यहाँ तक का। हम किसी भी अगर ये लगाते हैं, जैसे मान लो ये व्हाट्सअप में भी लगता है आजकल, तो ईमेल पे भी लगता है, तो वहाँ पे आप इनका यूज आराम से कर सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ती है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है इससे, है ना। और ये जरूरी भी, अगर आपने नहीं लगाया ईमेल वगैरह में तो अभी लगा लीजिए आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 8वां, यदि कोई वेबसाइट नॉट सिक्योर दिखाती है तो क्या करें। क्या करें भाई, नॉट सिक्योर दिखाती है तो उसे अनदेखा करें, उस पर कोई संवेदनशील जानकारी न डालें, तुरंत पासवर्ड बदलें, या वेबसाइट बंद कर दें। बताइए दोस्तों, अगर नॉट सिक्योर है तो अपनी कोई पर्सनल जानकारी मत डालिए उसके ऊपर, यानी कि उस पर कोई संवेदनशील जानकारी न डालें, ठीक है, अगर नॉट सिक्योर है तो। वैसे अगर कोई वेबसाइट के आगे लिखा होता है HTTPS, वही एक तरीके से सिक्योर वेबसाइट है, ये देख लिया करो दोस्तों। अगर कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो उसके आगे लिखाना चाहिए दोस्तों HTTPS, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अब यहाँ पे देखिए 8 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित करने का लाभ क्या है। किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित करने का लाभ क्या है। पहला, आकार बढ़ाता है, आकार बढ़ता है। दूसरा, स्कैनिंग आसान होती है, कानूनी रूप से वैध बनाता है, उसे प्रिंट करना आसान होता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कानूनी रूप से वैध बनाता है। क्या दोस्तों, कानूनी रूप से वैध बनाता है। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा मैं, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट INSTA इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, दौसा कंप्यूटर वाला, क्योंकि कुछ अपडेट मैं वहाँ पे डालूंगा, दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। और साथ में अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो PDF मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों दौसा कंप्यूटर वाला, सेम ये दोनों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों क्या है दोस्तों, सेम नाम के हैं। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, फाइल और फोल्डर में मुख्य अंतर क्या है। फाइल और फोल्डर, क्या दोस्तों, एक तो फाइल एक फोल्डर, दोनों में क्या मुख्य अंतर क्या है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर डेटा को स्टोर करता है भाई। दूसरा, फाइल में फोल्डर स्टोर होता है, या फाइल में डेटा और फोल्डर में फाइलें होती हैं, या कोई अंतर नहीं होता। आपकी नज़रों में क्या अंतर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो अगर आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइल और फोल्डर में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है कि फाइल में तो डेटा स्टोर होता है और फोल्डर में क्या होती है दोस्तों, फाइल होती है, ठीक है। आप फोल्डर क्यों क्रिएट करते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें आप रखना चाहते हो फाइल, क्या दोस्तों, फाइल रखना चाहते हो, ठीक है।
क्लियर यहाँ तक का। और फाइल क्या होती है दोस्तों, कोई डेटा रखती है, क्या दोस्तों, डेटा रखती है। क्लियर यहाँ तक का। डेटा से फाइल बनती है और फाइल को कहाँ रखा जाता है दोस्तों, फोल्डर में रखा जाता है। किसमें दोस्तों, फोल्डर में रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों सी इज राइट। ठीक है, लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 11वां, लेकिन एक सवाल मेरा छोटा सा, 10/10 किसके आ रहा है रिजल्ट भैया, 10 के 10 किसके सही है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 11वां यहाँ पे, एमएस वर्ड में सेव एज का प्रयोग कब करते हैं। एमएस वर्ड में सेव एज का प्रयोग कब करते हैं, जब नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, पुराने डॉक्यूमेंट को डिलीट करना हो, या फिर उसी फाइल को नए नाम से सेव करना हो, या फिर फाइल को बंद करना हो। जल्दी से बताइए दोस्तों, सेव एज का प्रयोग कब किया जाता है, सेव एज। तो दोस्तों सेव एज का प्रयोग किया जाता है उसी फाइल को नए नाम से सेव करना। क्या दोस्तों, उसी फाइल को नए नाम से सेव करना। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में एन। क्या दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना पड़ेगा नया डॉक्यूमेंट के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 11वां सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है डिजी लॉकर का मुख्य या डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है। डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, दस्तावेज का डिजिटल स्टोरेज, या फिर सोशल मीडिया। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य, बैंकिंग है, ऑनलाइन शिक्षा है, दस्तावेज या दस्तावेज का डिजिटल स्टोरेज, या फिर सोशल मीडिया। तो डिजी लॉकर का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है दस्तावेजों का डिजिटल स्टोर करना। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, दस्तावेजों का डिजिटल स्टोर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 13वां सवाल, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का कार्य क्या है। पेज नंबर जोड़ना, शब्दों को स्वतः सुधार करना, टेक्स्ट डिलीट करना, या डॉक्यूमेंट को सेव करना। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों 13वें का जवाब होगा शब्दों की स्वतः सुधार करना। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे शब्द यहाँ पे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन अगर ऑन है तो। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर के कौन से घटक का प्रयोग गणना करने के लिए होता है। कंप्यूटर के कौन से घटक का प्रयोग गणना करने के लिए होता है। बताइए दोस्तों, रैम का होता है, एएलयू का होता है, सीयू का होता है, या फिर रोम का होता है। दोस्तों बात करें हम, अगर आपको गणना करनी है यहाँ पे तो उसके लिए दोस्तों होगा एएलयू। क्या होगा दोस्तों, एएलयू होगा। और एएलयू क्या है दोस्तों, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है यहाँ पे सीयू, और तीसरा होता है दोस्तों रजिस्टर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और यहाँ पे ये भाग होता है, ये क्या करता है दोस्तों, तार्किक गणना करता है। समझ में आ गया दोस्तों, तार्किक गणना कौन करता है दोस्तों, एएलयू करता है। क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 15वां सवाल। 14वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, एएलयू क्या करता है, गणना करने का काम करता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है यहाँ पे, फाइल एक्सटेंशन .docx किस एप्लीकेशन से संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन .docx किस एप्लीकेशन से दोस्तों संबंधित है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, किस किस को आता है भाई। फाइल एक्सटेंशन .docx किससे संबंधित है। कई मतलब इसमें इस क्वेश्चन को मैं कई जगह बता चुका हूँ दोस्तों अब तक, और कई क्लासों में मैंने इसको एकदम क्लियर किया है। तो एक बार आपकी बारी दोस्तों, क्या MS पेंट है, क्या MS एक्सेल है, क्या MS वर्ड है, क्या MS पावर पॉइंट है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, जैसे फाइल एक्सटेंशन .docx होता है दोस्तों MS वर्ड का, किसका होता है दोस्तों, MS वर्ड का होता है। ठीक है, और एक्सेल का क्या होता है दोस्तों, .xlsx होता है। ठीक है, पावर पॉइंट का क्या होता है, .ppt होता है दोस्तों। क्लियर ना तक का, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये किसका होता है दोस्तों, MS वर्ड का होता है। किसका होता है दोस्तों, MS वर्ड का होता है। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। 15वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है, रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट होने के बाद उसे कहाँ से वापस ला सकते हैं। रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट होने के बाद उसे कहाँ से वापस ला सकते हैं। कंट्रोल पैनल से, रिस्टोर फंक्शन से, डाउनलोड फोल्डर से, या उस फाइल को नहीं लाया जा सकता। जल्दी बताइए दोस्तों।
दोस्तों अगर रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाती है तो आपको एक रीस्टोर फंक्शन चाहिए उसके लिए, उससे हम इसको वापस लाया जा सकता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? लेकिन ऐसा काम कीजिए ही मत जो ऐसा आपको कंडीशन करनी पड़े दोस्तों। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको रीस्टोर फंक्शन से वापस लाया जा सकता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? रिसाइकल बिन क्या होता है दोस्तों? जो भी डिलीट फाइल होती है ना वो कहाँ पहुँचती है? रिसाइकल बिन में। इसलिए रिसाइकल बिन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का कचरा पात्र कहा जाता है इसे, कचरा पात्र। ओके, यानी कि डस्टबिन कहा जाता है, डस्टबिन। ओके, कंप्यूटर का डस्टबिन कौन होता है दोस्तों? रिसाइकल बिन होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है यहाँ पे 17वां, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम का क्या अर्थ है? एक ही समय में एक ही कार्य करना, एक समय में कई कार्य करना, कंप्यूटर बंद करना या नया यूजर बनाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों बात करें यहाँ पे मल्टीटास्किंग की तो उसका मतलब होता है एक समय में कई कार्य करना। क्या दोस्तों? एक समय में कई कार्य करना। बी ऑप्शन इज राइट, लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की और। 18वां सवाल है, विंडोज में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? विंडोज में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन फाइल खोलने के लिए, दूसरा गेम खेलने के लिए, तीसरा सेटिंग प्रबंधित करने के लिए या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों कंट्रोल पैनल का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों सेटिंग प्रबंधित करने के लिए। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, सेटिंग प्रबंधित करने के लिए। ओके दोस्तों, अब चलते हैं 19वें सवाल की ओर। 19वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। आधार आधारित प्रमाणीकरण में कौन सी तकनीक काम करती है? आधार आधारित प्रमाणीकरण में कौन सी तकनीक काम करती है? पहला पासवर्ड, दूसरा बायोमेट्रिक और ओटीपी, तीसरा यूजर आईडी और चौथा दोस्तों पिन कोड। बताइए दोस्तों कौन सी तकनीक काम करती है इसमें? दोस्तों इसमें जो तकनीक काम करती है उसे हम कहेंगे बायोमेट्रिक और ओटीपी। मतलब बायोमेट्रिक और ओटीपी तकनीक दोनों यहाँ पे काम करती है किसमें? आधार कार्ड में। आधार कार्ड की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? आधार कार्ड की। आप सभी के पास होगा दोस्तों आधार कार्ड, एग्जाम में भी लेके जाना है। ओके, जिस दिन एग्जाम लगे आपकी। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? पहली बात तो हम ये करेंगे, अंक कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 12। इसे जारी कौन करता है? आधार कार्ड को जारी कौन करता है भाई? जारी करता है यहाँ पे UIDAI जारी करता है। समझ में आया आपको? UIDAI द्वारा क्या होता है दोस्तों? जारी होता है। क्लियर है तक का? तो आप सभी के पास आधार कार्ड भी होगा और इसको जारी कौन करता है? UIDAI करता है। और ये अंक कितने का होता है दोस्तों? 12 अंकों का होता है। क्लियर है तक का? अब यहाँ तक क्लास किस किस को पसंद आई भाई? पसंद आई तो एक बात कहना भूल गया मैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है आपको। उम्मीद है बहुत अच्छी लग रही होगी। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त बहुत कम बच रहा है, ठीक है, एग्जाम का, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि क्लास से बहुत दिखनी होंगी आपको अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। उम्मीद है 19वां आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से आधार आधारित ये पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि आधार को जारी कौन करता है, ये पूछ सकता है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। यहाँ से 3-4 सवाल बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से 20वें सवाल की ओर। 20वां है, यदि आपको किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने योग्य बनाना है तो क्या कौन सा विकल्प चुनेंगे? यदि आपको किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ने योग्य बनाना है तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? पहला सेव एज PDF का, दूसरा रिस्टिक एडिटिंग का, तीसरा पेज लेआउट का या फिर व्यू ड्राफ्ट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है रिस्टिक एडिटिंग का। हम इसको चुन करके क्या करेंगे? सिर्फ पढ़ने योग्य बना सकते हैं, उसमें ना तो लिख सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। फिर दोनों ही काम नहीं होंगे। अगर ये चालू हो गया ना तो ना तो लिख पाएंगे और ना डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, ना तो लिख पाएंगे और ना ही क्या दोस्तों? ना ही डिलीट कर पाएंगे। क्लियर है तक का? डिलीट भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, दोनों काम हो जाएंगे इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ईमेल में अटैचमेंट जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला फाइल का साइज, दूसरा फॉर्मेट यानी कि PDF JPG आदि, तीसरा वायरस स्कैन और चौथा दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों ईमेल में अटैचमेंट जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बात करें यहाँ पे फाइल का साइज भी सही है, फॉर्मेट PDF देखना ही पड़ेगा आपको और वायरस स्कैन करना ही पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे अटैचमेंट की। अटैचमेंट अधिकतम कितना साइज हो सकता है?
अधिकतम सीमा अटैचमेंट की, अगर आपको आता है जल्दी बताइएगा। अधिकतम सीमा कितनी होती है भाई? 25 MB होती है। क्या होती है दोस्तों? 25 MB होती है। क्लियर यहाँ तक का? अधिकतम सीमा। और ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इलेक्ट्रॉनिक, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ध्यान रखना इस चीज़ का। और काम क्या आती है? मेल भेजने काम आती है। क्लियर यहाँ तक का? तो अधिकतम सीमा कितनी होती है? 25 MB। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम हम साइज कर सकते हैं 25 MB। और यहाँ पे हम फाइल का साइज भी हो सकता है, फॉर्मेट PDF, वायरस स्कैन, प्रूफ सभी आए। आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये राइट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे चलते हैं हम 22वें सवाल की ओर। 22वां सवाल क्या है दोस्तों? यदि आप एक ईमेल कई लोगों को भेजना चाहते हैं और नहीं चाहते कि किसी दूसरों का ईमेल पता दिखे तो क्या करेंगे? यदि आप एक ईमेल कई लोगों को भेजना चाहते हैं और नहीं चाहते कि किसी को दूसरों का ईमेल पता दिखे, ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? CC में सब डालेंगे, टू में सब डालेंगे, BCC में सब डालेंगे, या फिर मेल फॉरवर्ड करेंगे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका जवाब दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा यहाँ पे BCC में डालेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ गया होगा 22वां क्वेश्चन आपको। 23वां चलते हैं हम। 23वां क्या है दोस्तों? आप चाहते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट का पहला पेज नंबर नहीं दिखा है तो क्या करेंगे? मतलब सीधी सी बात है, आपने सभी पे नंबर अप्लाई कर दी और आप चाहते हो कि पहला पेज है ना, जैसे मान लो आपके पास में ये पेज है, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर 1, यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 3। आप चाहते हो कि सिर्फ ऐसे दिखे, पहला पेज बिना नंबर का, दूसरा यहाँ पे दिखे 1 नंबर और तीसरा दिखे यहाँ पे 2 नंबर। मतलब ये चाहते हो आप, पहला पेज में नंबर ना दिखे, जबकि ये ऐसा नहीं चाहते, ये चाहते हो कि पहला पेज में नंबर नहीं दिखे, दूसरे में दिखे और तीसरे में दिखे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? उसके लिए ऑप्शन आएगा डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन चुनेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों? डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, डिफरेंट फर्स्ट पेज। क्योंकि देखो ये क्या हो गया दोस्तों? डिफरेंट हो गया। ओके, डिफरेंट बोलेंगे, अलग बोलेंगे, अलग भी बोल सकते हैं, अलग हो गया। बाकी इसमें पेज नंबर है और इसमें भी क्या होगा दोस्तों? पेज नंबर है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां सवाल आपके लिए देखो क्या है सामने। 24वां दोस्तों, सार्वजनिक वाईफाई पर इंटरनेट उपयोग करते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सार्वजनिक वाईफाई पर इंटरनेट का उपयोग करते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? इस डेटा स्पीड कम होना, मोबाइल चार्ज कम होना, डेटा चोरी या हैकिंग होना, या वेबसाइट बंद होना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आप एक सार्वजनिक जगह पर वाईफाई का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसके लिए होगा डेटा चोरी या हैकिंग। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, डेटा चोरी या हैकिंग। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछूंगा मैं, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी बोलेंगे दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। क्या दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी, लिख लो आप, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टास्क मैनेजर का मुख्य उपयोग क्या है? टास्क मैनेजर का मुख्य उपयोग क्या है? पहला, प्रिंट करने के लिए, दूसरा इंटरनेट चलाने के लिए, तीसरा कंप्यूटर में चल रही प्रक्रियाओं को देखने और बंद करने के लिए, या पेज फॉर्मेट बदलने के लिए? बताइए दोस्तों टास्क मैनेजर का मुख्य उपयोग क्या है? अगर आपको आता है 25वें क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। 25वें का जो आंसर रहेगा सही वो रहेगा कंप्यूटर में चल रही प्रक्रियाओं को देखने और बंद करने के लिए। लगा लीजिए दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है यहाँ पे 26वां सवाल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट क्या करता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट क्या करता है? कंप्यूटर बंद करता है, फाइल सेव करता है, टास्क मैनेजर खोलता है, या टेबल बनाता है? बताइए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट क्या करता है भाई? तो ये करता है टास्क मैनेजर खोलता है। क्या दोस्तों? टास्क मैनेजर खोलेगा। कंप्यूटर बंद करेगा, अल्ट के साथ में F4 प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फाइल सेव करने के लिए हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग। ठीक है, और टास्क मैनेजर खोलने के लिए करेंगे दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का यूज। ओके, उम्मीद है 26वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो एक काम कर दीजिए,
लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, साथ में कोई कमेंट करके बताओ कि क्लास के बारे में क्या मतलब कहना चाहते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। 27वां क्या है दोस्तों, MS वर्ड 365, MS वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट ऑप्शन होता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 365 की जगह 2019 भी लिखा सकता है, 2019 भी लिखा सकता है यहाँ पे 365 की जगह। ये बोल रहा है कि आप जो है ना होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट का ऑप्शन किस ग्रुप में होता है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला मान लेते हैं इसको, ये B है, ये C है और ये D है। पहला स्टाइल, पैराग्राफ, एडिटिंग या फॉन्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पैराग्राफ। क्या दोस्तों, पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ के अंदर ऐसे 4 ग्रुप होते हैं, मतलब ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे 4 एक साथ ही पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ठीक है, 4 दिखाई देंगे। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, ये होता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट, और ये होता है दोस्तों जस्टिफाई। ओके, साथ में सबके अलाइन लगा लेना एक तरीके से। तो ये 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों, पैराग्राफ अलाइनमेंट में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अलाइनमेंट कितने होते हैं दोस्तों पैराग्राफ के, 4 होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, मैं लिख देता हूँ वापस आराम से, लेफ्ट, सेंटर, ओके, राइट, और साथ में होता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 28वें सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ पे 27वां आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आ गया भाई 27वां क्वेश्चन, जिसको भी समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों आज की क्लास के लिए। अब चलते हैं दोस्तों 28वें सवाल की ओर। 28 सवाल है दोस्तों, टास्क बार का वह भाग जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के आइकन और समय दिनांक समय प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। स्टार्ट बटन कहते हैं, क्विक लॉन्च कहते हैं, टास्क बार कहते हैं या सिस्टम ट्रे कहते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। आपको देता हूं मैं 5 सेकंड का समय, अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई, फिर मैं दूंगा इसका आंसर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सिस्टम ट्रे। क्या होगा दोस्तों, सिस्टम ट्रे होगा। किस किसने डी ऑप्शन चुना था उन सभी का दोस्तों क्या है, सही है, सिस्टम ट्रे होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29वां, कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। मतलब एक तरीके से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, जनक या पिता। ओके, किसे कहा जाता है दोस्तों, डेनिस रिची को कहा जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा, टिम बर्नर्स ली को कहा जाएगा, बिल गेट्स को कहा जाएगा। बताइए दोस्तों किसको कहा जाएगा, तो कहा जाएगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज को। किसे दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। 30वें में क्या है दोस्तों, MS वर्ड में बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+U है, Ctrl+B है, या Ctrl+I है, या Ctrl+Q है। जल्दी बताइए दोस्तों बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है MS वर्ड के अंदर। अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए इसका आंसर। आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय, क्योंकि 10 सेकंड लायक भी क्वेश्चन नहीं है भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मान लो एकदम हलवा है क्वेश्चन। तो क्या देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई, क्योंकि आंसर देने से क्या होगा दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, और मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों बता देता हूँ आपको, MS वर्ड में बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+B, मतलब B ऑप्शन इज राइट। Ctrl+U से क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन। Ctrl+I से क्या होगा दोस्तों, इटैलिक होगा। क्या होगा दोस्तों, इटैलिक होगा। और Ctrl+Q से क्या होगा, बताइए दोस्तों। Ctrl+Q से होगा दोस्तों, Ctrl+Q से होगा दोस्तों, अगर आपने कोई पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव होती है इससे। क्या हो दोस्तों, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करते हैं। ओके, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या करेंगे दोस्तों, रिमूव करेंगे। क्लियर यहाँ तक का, किससे, Ctrl+Q से करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 30/30 सही है भाई। अगर जिसके 30/30 सही है ना, वो आराम से पास हो जाएंगे, मेरे से लिखवा लो चाहे, ठीक है। लेकिन अब खतरा किनको है दोस्तों, जिनके 30 में से 20 सही है, जिनके 20 सही ना 30 में से, उनको थोड़ा खतरा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एग्जाम तक आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख ली है दोस्तों। जो प्लेलिस्ट है ना, मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो बना रखी है मैंने मैराथन क्लास की,
तो सारी देख लो एक साथ में, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीरियस होना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उन लोगों के पास वीडियो सेंड कर दो भाई अभी भी, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर की कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो सेंड करिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 31वां, कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या है? कॉपी करना है भाई, कट करना है, पेस्ट करना है या अंडू करना है? बहुत इजी सवाल है और इसका आंसर आप दे दीजिए 3 सेकंड के अंदर, जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस एक्स का। दोस्तों बात करें कंट्रोल प्लस एक्स की तो इसका आंसर होगा कट करना। क्या होगा दोस्तों? कट करना होता है। कंट्रोल पी की बात, सॉरी कॉपी की बात करें तो यहाँ पे होगा, कॉपी की बात कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल के साथ में सी होगा। कट पेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करेंगे। अंडू के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करेंगे अंडू के लिए, ठीक है। और एक और आता है रीडू करना। क्या आता है दोस्तों? रीडू करना। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में वाई होती है। क्लियर यहाँ तक का? कंट्रोल वाई किसकी होती है दोस्तों? रीडू करने की शॉर्टकट की होती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 32वां सवाल दोस्तों। 32वां क्या है? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ब्लूटूथ या क्यूआर कोड, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या आवश्यक है ईमेल भेजने के लिए? तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए आवश्यक होता है ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस क्या है उसके तहत ही आप ईमेल भेज सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 33वां सवाल क्या है दोस्तों? 33वां सवाल है दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इंटरनेट का जनक यहाँ पे कहा जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन पहले बता देता हूँ। बिल गेट्स, विंटन, देखो विंट सेप भी होता है या विंटन सेप भी आप बोल सकते हो, इसको विंट सेप भी बोल सकते हैं, VINT, ओके। स्टीव जॉब्स होगा या फिर चार्ल्स बेबेज होगा। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विंट सेप होगा। विंट सेप। क्या दोस्तों? विंट सेप को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ये अमेरिका के थे, तो विंट सेप यहाँ पे होगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय की बात करें अपन अपने देश की, भारतीय इंटरनेट के जनक, इंटरनेट के जनक मतलब भारत में कौन थे? भारतीय इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। उसे कहते हैं हम BK सिंगल को। किसे कहेंगे दोस्तों? BK सिंगल को हम कहेंगे भारतीय इंटरनेट का जनक, BK सिंगल। ओके, लगा लीजिए यहाँ पे और लिख भी लेना, हो सकता है आ जाए एग्जाम के अंदर। तो इंटरनेट का जनक किसे कहेंगे दोस्तों? विंटन सेप को कहेंगे। और यहाँ पे भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? BK सिंगल को कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक का? और चार्ल्स बेबेज तो आपको पता ही है, कंप्यूटर के जनक है। किसके जनक है दोस्तों? कंप्यूटर के। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है? MICRO, SOFT। माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है दोस्तों? बिल गेट्स है। क्या है दोस्तों? बिल गेट्स है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 34वां सवाल है, MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस N है, कंट्रोल प्लस M है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N है या कंट्रोल प्लस S है? बताइए दोस्तों MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस M। क्या दोस्तों? कंट्रोल प्लस M है। कंट्रोल प्लस N की बात करें तो यहाँ पे न्यू फाइल इंसर्ट करते हैं, न्यू फाइल या न्यू प्रेजेंटेशन। और कंट्रोल प्लस S की बात करें तो यहाँ पे सेव करने का काम करता है दोस्तों। तो बताइए सेवेज कौन करता है भाई? सेवेज करेगा दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S से हम सेवेज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 35वां दोस्तों, रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन फाइल सेव करना, दूसरा फाइल डिलीट करना, फाइल प्रिंट करना या फाइल कॉपी करना। बताइए दोस्तों यहाँ पे रिसाइकल बिन का उपयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों फाइल डिलीट करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, जो फाइल डिलीट होगी ना, हम डिलीट करेंगे, वो कहाँ पहुँच जाएगी? सीधी रिसाइकल बिन में पहुँच जाएगी। किसमें दोस्तों? रिसाइकल बिन में पहुँच जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ से हमको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर भी किया जा सकता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों? कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं, कचरा पात्र। ओके, इंग्लिश में कहते हैं डस्टबिन। ओके, क्योंकि अनवांटेड फाइल यहाँ पे स्टोर हो जाती है, और जो अनवांटेड फाइल होती है, जो स्टोर होती है, उसे हम कचरा पात्र ही तो बोल सकते हैं ना।
तो इसे कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 36वें सवाल की ओर। उम्मीद है 35 में से 35 किसके सही हो गए भाई? 35/35 वाला कोई शख्स है क्या? और ऐसा भी कोई है कि जिसके 35 में से 25 से कम सही है? 25 से कम किस किस के सही है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रिंट यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट। तो दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने बता चुका सीपीयू के बारे में काफ़ी पहले भी, अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपने। सीपीयू को यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। समझ में आ गया आपको? एएलयू होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है दोस्तों? गणना करने का काम करता है। कौन सी गणना दोस्तों? तार्किक गणना। ओके, ये निर्देशों को कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या करता है? निर्देशों को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक तरीके से तंत्रिका तंत्र का काम करता है ये। किसका दोस्तों? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बोल सकते हो आप इसको। और साथ में हृदय भी हो सकता है सीपीयू का। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होती है सीयू की फुल फॉर्म। ओके, और हम सीपीयू को क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का माइंड। क्या दोस्तों? कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। और सीपीयू का माइंड किसे कहते हैं दोस्तों? एएलयू को कहते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों 37वां सवाल। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, ये ऐसे है। पहला है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डिजिटल नंबर सिस्टम, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डीएनएस का पूरा नाम होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब चलते हैं दोस्तों 38वें सवाल की ओर। उम्मीद है 37वां भी आपको समझ में आ गया होगा, डोमेन नेम सिस्टम। और ध्यान रखना फुल फॉर्म आपको याद करनी है। फुल फॉर्म आपको याद करनी है, तो मैंने कई वीडियो बना रखी है फुल फॉर्म की, आप उनको देखिएगा एक बार, क्योंकि 1 से 2 फुल फॉर्म आपके आ सकती हैं। ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। कन्फर्म है 1 से 2, या तो 1 तो आएगी, हो सकता है 2 भी आ जाए। 1 से 2 फुल फॉर्म आपकी मतलब कन्फर्म है। तो आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए। मैंने कम से कम 30-40 फुल फॉर्म की एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हो आप आराम से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? स्टार, हैज, इक्वल या @। बताइए दोस्तों किससे होता है? तो दोस्तों होता है इक्वल सिंबल से। किससे दोस्तों? इक्वल से। मतलब यहाँ पे एक्सेल में जो फंक्शन है ना, एक तरीके से फॉर्मूला, जैसे सम का है, मिनिमम का है, तो आप कैसे लगाओगे? पहले लगाओगे इक्वल, फिर लिखोगे दोस्तों SUM सम, या लगाओगे इक्वल MIN। ऐसे काम करता है दोस्तों, ये लगाना जरूरी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? इक्वल इज लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे आएगा सिंपल इक्वल का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 39 सवाल की और 39वां है कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर का वायरस क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनपुट डिवाइस है? बताइए दोस्तों क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इनपुट डिवाइस है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सीधी सी बात है, हार्डवेयर को उठा सकते हैं और इसको नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, उठा सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते। ध्यान रखना, उठा नहीं सकते सॉफ्टवेयर को। क्लियर यहाँ तक का? सिंपल एग्जाम सेट कर लो आप तो। जिन चीज़ों को उठा सकते हैं वो हार्डवेयर होती हैं, जिनको उठा नहीं सकते वो क्या होती है दोस्तों? सॉफ्टवेयर होती है। अब बात करें वायरस की, भाई वायरस नहीं उठा सकते। ठीक है, और चीज़ उठा सकते हैं, लेकिन वायरस क्या होता है? उठा नहीं सकते, तो क्या होगा दोस्तों? ये सॉफ्टवेयर होगा। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 40 सवाल की, और 40 सवाल है यहाँ पे WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वर्क है, वाइड वेब वर्ल्ड है, या फिर वर्क विद वेब है? दोस्तों यहाँ पे होगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, वर्ल्ड वाइड वेब लगा लीजिए दोस्तों, ए ऑप्शन पे टिक। यहाँ पे किस किस का सही है भाई? 40। अब मुझे बताइए 40 में से 35 क्वेश्चन किस किस के सही है भाई? 35 जिसके सही हो,
40 में से। जल्दी से बताइए कौन कौन ऐसे शख्स हैं, कमेंट में बताइए आप। किसमें दोस्तों? कमेंट में जल्दी बताइएगा दोस्तों। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर लो, और अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो शेयर नहीं की तो भी कर लीजिए भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना इस चीज़ का, और आप भी नोट करते चलिए हर एक सवाल को। अब चलते हैं दोस्तों 41 सवाल की ओर। 70 सवाल है भाई पूरी क्लास के अंदर, अभी 41 चल रहा है, 70 सवाल है, तो 30 सवाल बाकी हैं अभी। तो अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, आराम से आप चाय पी लीजिए, लेकिन बोर नहीं होना, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम की तैयारी भी हमको करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और सीधी सी बात है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, जिससे आपको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी और आप सोचोगे, मतलब एक तरीके से ये कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, जिन क्वेश्चनों का आप कमेंट में आंसर दोगे ना, वो क्वेश्चन एकदम आपको रटे मिलेंगे एक तरीके से। विंडोज में फाइल रीनेम करने की शॉर्टकट की है। विंडोज में फाइल रीनेम करने की शॉर्टकट की है। पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F5 और चौथा F10। दोस्तों विंडोज में जो रीनेम करते हैं हम, क्या करते हैं दोस्तों? रीनेम करते हैं विंडोज में, या फिर रीनेम किसको करते हैं? या तो हम करेंगे किसी फोल्डर को, या करेंगे दोस्तों आइकन को, ठीक है। किसी फोल्डर या आइकन का नाम क्या करते हैं? नाम बदलते हैं। नाम बदलना रीनेम कहलाता है, ठीक है। तो ये किससे करेंगे दोस्तों? F2 से करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों? F2 से हम कर सकते हैं। F2 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? किसी फोल्डर या आइकन का नाम बदल सकते हैं, ठीक है। और विंडो को रिफ्रेश किससे करेंगे दोस्तों? रिफ्रेश अगर करेंगे हम किसको? विंडोज को। किसको दोस्तों? विंडोज को रिफ्रेश करेंगे, वो करेंगे दोस्तों यहाँ पे किससे? F5 से करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों? F5 से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? 42वां यहाँ पे। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला, फाइल सेव करने के लिए। दूसरा, बल्क में लेटर्स या ईमेल भेजने के लिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए, या डाटा एंट्री करने के लिए। बताइए दोस्तों, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए, बल्क में लेटर्स या ईमेल भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए, या डाटा एंट्री करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे MS वर्ड में जो मेल मर्ज होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों बल्क में लेटर और ईमेल्स भेजने के लिए। मतलब एक साथ कई लोगों को भेज सकते हो आप, कई लोगों को, ठीक है। आपकी समय की बचत होती है इसमें। क्या होती है दोस्तों? समय की बचत होती है, समय की बचत। और ये तो जरूरी है आज के ज़माने में, समय की बचत करना। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आप बार बार वीडियो ना देखो मेरा, आप जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार नोट कर लीजिए हल्का हल्का, जिससे आपको हल्की सी याद रहे, ठीक है, सारी क्वेश्चन की। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43वां। देखिए दोस्तों सामने, HTTP का फुल फॉर्म है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम। बताइए दोस्तों क्या है HTTP का फुल फॉर्म? अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर मान लो कई बार क्या होता है HTTPS, इसमें जो S होता है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। तो कई बार S का भी पूछ लेता है कि S का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। क्लियर यहाँ तक का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 44वां। MS एक्सेल में सम फंक्शन किसके लिए होता है? MS एक्सेल में सम फंक्शन किसके लिए होता है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो दोस्तों जो सम का काम होता है ना, वो आता है दोस्तों जोड़ने का। किसका दोस्तों? जोड़ने का काम आता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ऐड करने के लिए आएगा। बी ऑप्शन इज राइट, ऐड करने के लिए, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ आपको जो आपके काम आ सकते हैं। एक आता है दोस्तों सम का, तो मैंने बता ही दिया, ये तो आता है जोड़ने के लिए, जोड़ने। दूसरा आता है मिनिमम का, ये न्यूनतम मान निकालने के लिए, न्यूनतम मान, ओके। एक आता है दोस्तों मैक्स का, मतलब मैक्सिमम का। यह आता है दोस्तों अधिकतम मान निकालने के लिए, अधिकतम, ओके। एक आता है एवरेज निकालने के लिए, मतलब AVEREGE, एवरेज, है ना। एवरेज का फॉर्मूला जो काम आता है दोस्तों वो आएगा एवरेज, औसत निकालने के लिए। किसके दोस्तों?
औसत निकालने के लिए, ठीक है। एक आता है काउंट का फॉर्मूला, COUNT, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे लिख देता हूँ COUNT, काउंट। और ये काम आता है दोस्तों गणना करने के लिए या गिनती करने के लिए। क्लियर है तक का? तो ये 4 फॉर्मूले हैं ना, 4-5 फॉर्मूले जो भी हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां फॉर्मूला है, इनको थोड़ा सा याद कर लेना आप दोस्तों, इनमें से कोई सा फॉर्मूला आ सकता है आपके बार एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 45वें सवाल की ओर। स्मार्टफोन किस जनरेशन का है? स्मार्टफोन किस जनरेशन का है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? दोस्तों यहाँ पे स्मार्टफोन की बात करें तो वो है दोस्तों 5th जनरेशन का। किसका दोस्तों? 5th जनरेशन का है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 46वां है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी है? रैम है, हार्ड डिस्क है, CD है या फिर पेन ड्राइव है? दोस्तों इसकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। क्या है दोस्तों? रैम है। और रैम की यहाँ पे कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। रैम को क्या बोलेंगे दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और इसके अंदर बात करें हम तो दोस्तों यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, क्या दोस्तों? लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं दोस्तों? दोनों ही काम कर सकते हैं इसमें। क्लियर है तक का? दोनों काम हो जाते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 47वां। विंडोज में टास्क बार कहाँ होती है? विंडोज में टास्क बार कहाँ होती है? तो देखो दोस्तों मैं एक यहाँ पे एक मॉनिटर का एक यहाँ पे चित्र बना देता हूँ आपको मैं। ऐसा एक चित्र मॉनिटर का है, ये स्टैंड लगा दी मैंने इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये आइकन्स हो गए छोटे छोटे से। यहाँ पे एक पट्टी नजर आती है ऐसे छोटी सी पट्टी, ठीक है। और ये छोटे छोटे से आइकन यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। ये एक तरीके से ये पॉइंटर डिवाइस बोल दो, एरो चिन्ह बोल दो या कर्सर बोल दो आप इसको, ये होता है। तो ये तो दोस्तों होती है स्क्रीन। क्या होती है दोस्तों? स्क्रीन होती है। और इसको बोलेंगे दोस्तों डेस्कटॉप। क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप या बैकग्राउंड बोल सकते हैं। और नीचे की जो पट्टी है ना, नीचे की पट्टी, क्या दोस्तों? पट्टी बोल दो या बोल दो बार, इसे हम बोलेंगे दोस्तों टास्क बार। क्या बोलेंगे? टास्क बार होती है ये। क्लियर है तक का? नीचे की पट्टी है ना ये वाली, ये दिखाई दे रही है आपको ये वाली पट्टी, ठीक है। इस पट्टी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टास्क बार बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ ऐसे कैसे, नहीं यार ये थोड़ा गलत हो जाएगा लिखना। ये टास्क बार होती है हल्की सी पट्टी, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको बोलेंगे आइकन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? आइकन्स होते हैं ये। क्या होते हैं दोस्तों? आइकन्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? ओके, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है यहाँ पे 48वां। ये सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। देखो आंसर मैंने दिया नहीं अभी तक। विंडोज में टास्क बार कहाँ होती है दोस्तों? स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के ऊपर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो देखो बाय डिफॉल्ट जो होती है दोस्तों वो होती है स्क्रीन के नीचे। स्क्रीन का मतलब होता है दोस्तों डेस्कटॉप। क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप के क्या होगा दोस्तों? नीचे आ जाएगी। तो लगा लीजिए यहाँ पे 47वें में ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई? 47वें में ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में, ये जो स्क्रीन की बात कर रहे हैं ना, ये पूरी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं ना, कंप्लीट स्क्रीन को। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है दोस्तों? जल्दी बताइएगा दोस्तों। ये होता है 32 बिट का। कितना दोस्तों? 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 49वां। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? गवर्नेंस इन विलेज, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर इलेक्शन गवर्नेंस या फिर ईजी गवर्नेंस? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका अर्थ? दोस्तों ई गवर्नेंस का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों फिशिंग किससे जुड़ा हुआ है? फिशिंग इन सी, ऑनलाइन फ्रॉड, डाटा बैकअप या एंटीवायरस? दोस्तों फिशिंग का जो अभिप्राय है मतलब जुड़ा किससे? ऑनलाइन फ्रॉड जुड़ा है। और इसके द्वारा क्या मिलती है दोस्तों? आपको ईमेल मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? ईमेल पे लिंक मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लिंक मिलता है। लाइक नहीं यार, लाइक तो आप कर दीजिए, LINK लिंक मिलता है दोस्तों, ठीक है। लिंक, ईमेल पे क्या मिलता है दोस्तों? आपको एक लिंक मिलता है, ठीक है। तो फिशिंग का संबंध किससे दोस्तों? ईमेल से। कोई संदिग्ध ईमेल आपको मिलती है तो उसे फिशिंग बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 51वां। अब मुझे पहले ये बता दीजिए 50/50 कोई ऐसा उम्मीदवार जिसके 50/50 है, मतलब पूरे 50 में 50 चाहिए भाई, ऐसा कौन सा उम्मीदवार है? मुझे लगता नहीं है कोई होगा।
एक दो के अलावा, ठीक है। एक दो जरूर होंगे क्योंकि जो पढ़ते हैं, जो ने बुक पढ़ी है आराम से, उन वो आराम से 50 दे सकते हैं दोस्तों। अब मुझे बताइएगा 50 में से 35 तक किसके सही है, 35 तक सही किसके हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। लेकिन इन लोगों से बात करूंगा जिनके 35 से कम सही है ना, उनसे ये कहूंगा मैं कि उनको तैयारी पे थोड़ा और जोर देना चाहिए अगर एग्जाम में पास होना है तो, ठीक है। और रही बात एग्जाम की दोस्तों, अब आ गए यहाँ पे 51 सवाल, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एग्जाम की। एग्जाम की बात थोड़ा आगे करेंगे, पहले सवाल पढ़ लेता हूं मैं। एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस A1 का मतलब क्या है। एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस A1 की बात कर रहा है, ये A1 क्या है दोस्तों ध्यान रखना, जो एक्सेल होता है ना उसके अंदर एक तो होते हैं दोस्तों कॉलम, COLUMN कॉलम्स होते हैं, एक होती है रो, दो चीजें होती हैं एमएस एक्सेल के अंदर। कॉलमों की संख्या होती है दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलता हूँ हल्का सा यहाँ पे इस साइड पे। जो कॉलम्स होते हैं ना दोस्तों COLUMN कॉलम होते हैं दोस्तों 16,384, ठीक है। और जो स्टार्टिंग होते हैं A से लेकर के XFD तक, समझ में आ गया। और यहाँ पे रो की बात करें हम तो रो होती है दोस्तों 10,48,576, और ये दोस्तों होती है नंबर्स में, किसमें दोस्तों, नंबर में होती है, जैसे कि 1 2 3 4 से लेकर के एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जो A1 लिखा हुआ है ना A1, तो यहाँ पे जो पहले तो क्या आता है दोस्तों, पहले आता है हमारे पास में कॉलम, क्या आता है दोस्तों, कॉलम पहले आता है, और बाद में क्या आती है दोस्तों, बाद में आती है रो आती है बाद में, ठीक है। तो पहले क्या जाएगा कॉलम और बाद में क्या जाएगी दोस्तों रो। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों, भाई पहले तो क्या आती है आपके, पहले तो आता है दोस्तों कॉलम और बाद में क्या आती है दोस्तों, रो आती है यहाँ पे, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे कॉलम, मतलब एक कॉलम है इसके अंदर, एक कॉलम है यहाँ पे, क्योंकि कॉलम क्या चलते हैं दोस्तों, अल्फाबेट में चलते हैं, लेटर में चलते हैं, ठीक है। और बाद में आएगी रो किस में चलती है दोस्तों, नंबर में चलती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, क्या दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरह डिटेल वाइज समझा दिया, समरी दे दी मैंने आपको यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम देखो, पहला कॉलम क्या होता है दोस्तों, ए कॉलम पहला, अंतिम कॉलम क्या है दोस्तों, पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम ए है, और अंतिम कौन सा है दोस्तों, अंतिम कॉलम का नाम होता है दोस्तों XFD। मैं बात कर रहा हूँ 2019 में, किसमें दोस्तों, MS एक्सेल 2019 की बात कर रहा हूँ, 16 में भी इतने ही है दोस्तों, ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे लिखा सकता है कि MS एक्सेल 2019 में कॉलम कितने होते हैं, पहले कॉलम का नाम क्या होता है, अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, 52वें सवाल की ओर। दोस्तों सबसे तेज मेमोरी होती है रैम होती है, कैश होती है या फिर हार्ड डिस्क होती है, CD होती है। तो सबसे तेज जो होती है दोस्तों वो होती है कैश मेमोरी, क्या दोस्तों, कैश मेमोरी होती है। और ये दोस्तों CPU के निकटतम मेमोरी होती है, निकटतम, ओके, निकटतम होती है, ओके। सबसे तेज होती है, ठीक है, छोटी भी होती है, ठीक है, और कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करती है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 53वें सवाल की ओर। 53वां सवाल है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं RSCIT के बारे में बात कर लेता हूँ, आपसे अभी तक की नहीं है मैंने। RSCIT के अंदर दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, और 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 70 नंबर का यहाँ पे टोटल पेपर होगा दोस्तों। और आपको सही करने पड़ेंगे दोस्तों, पास होने के लिए चाहिए, सही यहाँ पे चाहिए आपको पास होने के लिए 14 क्वेश्चन। कितने दोस्तों, 14 क्वेश्चन यहाँ पे राइट होने चाहिए सही के लिए, 14 क्वेश्चन क्या होने चाहिए राइट, किसके लिए दोस्तों, पास होने के लिए। आपको दोस्तों पूरी तरीके से पास होना है, मतलब इस तरीके से आपको 35/35 पूरे क्वेश्चन करके आने हैं, नो नेगेटिव, ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर यहाँ तक का। तो पूरे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और OMR सीट पे परीक्षा होगी आपकी, किस पे होगी दोस्तों, OMR सीट पे परीक्षा होगी। OMR सीट कुछ ऐसी दिखाई देती है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा हो। यहाँ पे ए गोला 2 3 4 ऐसे गोले होंगे। आपको जो सही ऑप्शन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, डाटा एंट्री करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, वायरस हटाना या प्रिंटिंग करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों 53 में, अगर आपको आता है दीजिए जल्दी से।
इसका दोस्तों 53 में सवाल सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। तो इसमें कैसे भरेंगे हम, इसमें भरेंगे दोस्तों बी ऑप्शन पे, ऐसे ऐसे गोला काला कर देना है और सिर्फ बी पे ही करना है, उस गोले से बाहर नहीं करना, सिर्फ उस गोले के अंदर अंदर आपको काला करना है, इसको ऐसे काला करना है, नीला करना है, जो भी आपको करना है वो आप कीजिएगा, लेकिन एक को ही करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो 53वां सवाल भी समझ में आ गया हो दोस्तों आपको। और RSAT के संबंधित और कोई शंका है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्या है दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप पूरा डिस्कशन कर सकते हो आप मेरे से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 54वें सवाल की ओर। 54वां सवाल है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शॉर्टकट की क्या है, F5 है, F7 है, F9 है या Ctrl+C है। दोस्तों यहाँ पे हम अगर स्पेलिंग और ग्रामर की बात करें, अगर चेक करनी है हमको तो हम प्रेस करेंगे दोस्तों F7। क्या दोस्तों, F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों F7। क्या होगा दोस्तों, F7 होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों, इंटरनेट में सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। इंटरनेट में सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, पहला याहू, दूसरा गूगल, तीसरा बिंग और या सभी। दोस्तों यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब सारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंटरनेट सर्चिंग का एग्जाम्पल है। तो याहू भी है, गूगल भी है और बिंग भी है। साथ में अगर आ जाए तो क्रोम भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी दोस्तों सही होगा, ठीक है। ये भी क्या होता है दोस्तों, सर्च इंजन ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई क्लास। 55 में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। 55 में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था पहले से ही। अब चलते हैं दोस्तों 56वें सवाल की ओर। 56वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग एग्जाम्पल है, ऑनलाइन शॉपिंग एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है भाई ऑनलाइन शॉपिंग, पहला पेटीएम, फ्लिपकार्ट, गूगल ड्राइव या यूट्यूब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा फ्लिपकार्ट। क्या होगा दोस्तों, फ्लिपकार्ट होगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग है। बात करें यहाँ पे पेटीएम की, तो ये होता है दोस्तों मोबाइल वॉलेट। क्या होता है दोस्तों, मोबाइल वॉलेट होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 57वां। Ctrl+P का उपयोग क्या होता है, Ctrl+P का उपयोग क्या होता है, बताइए दोस्तों। Ctrl+P का उपयोग क्या होता है, प्रिंट कमांड के लिए, पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, कट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे Ctrl+P का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रिंट करने के लिए होता है उपयोग। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट कमांड। क्या आएगा दोस्तों, प्रिंट कमांड। पेस्ट की बात करें हम तो ये होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में V। मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, अच्छी राइटिंग लिख देता हूँ थोड़ा सा, CTRL+V होता है इसका, V है ना, V फॉर वैन। अब चलते हैं कॉपी की ओर। कॉपी क्या होता है दोस्तों, CTRL+C होता है। कट की क्या होती है दोस्तों, CTRL+X होता है कट के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा Ctrl+P का उपयोग क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। क्या कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, ओके। उम्मीद है कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, QR कोड का उपयोग किस लिए होता है। QR कोड का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए होता है भाई QR कोड का उपयोग, पहला ऑनलाइन पेमेंट के लिए, दूसरा फाइल सेव करने के लिए, तीसरा एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए, चौथा डाटा ट्रांसफर करने के लिए। बताइए दोस्तों QR कोड का उपयोग क्यों होता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। QR कोड का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों। QR कोड का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों किस लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ओके। QR कोड को स्कैन किया जाता है। क्लियर यहाँ तक का। किसके लिए दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन एक सवाल मेरा, अभी तक किस किस ने QR कोड को स्कैन किया है दोस्तों, जल्दी से बताइए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला है दोस्तों, डिजिटल लॉकर का मुख्य कार्य है। डिजिटल लॉकर का मुख्य कार्य है, पहला फोटो एडिटिंग करना, दूसरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोर करना, तीसरा ईमेल भेजना, चौथा म्यूजिक सुनना। बताइए दोस्तों डिजिटल लॉकर का मुख्य कार्य क्या है। डिजिटल लॉकर का मुख्य कार्य क्या है, फोटो एडिट करना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोर करना, ईमेल भेजना या म्यूजिक सुनना। दोस्तों डिजिटल लॉकर का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोर करना। क्या है दोस्तों, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोर करना, ठीक है।
तो ये क्या करता है दोस्तों, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोर करता है। ठीक है, तो किस किस ने अभी तक डिजिटल लॉकर का उपयोग किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। किस किस ने डिजिटल लॉकर का उपयोग किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। विंडोज में फाइल सर्च करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज में फाइल सर्च करने की शॉर्टकट की क्या है? पहला Ctrl+S है, Ctrl+F है, Ctrl+H है, या फिर Ctrl+E है। Ctrl+S, Ctrl+F, Ctrl+H या फिर Ctrl+E। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे विंडोज में सर्च करने की शॉर्टकट की? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इसको। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कंट्रोल के साथ में कौन सी हम प्रेस करेंगे कुंजी जिससे हम फाइल सर्च कर सकते हैं विंडोज के अंदर? अगर किसी को आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर हम बात करें फाइल सर्च करने का, मतलब होता है दोस्तों फाइंड करना। क्या होता है दोस्तों? फाइंड करना होता है। और फाइंड करने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है कंट्रोल के साथ में ऐप। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल के साथ में ऐप। यहाँ पे बात करें Ctrl+S की, ये काम आता है दोस्तों सेव करने के लिए। Ctrl+H की बात करें तो ये आता है दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। हम बात करें Ctrl+E की तो Ctrl+E आता है दोस्तों MS वर्ड में। किसमें दोस्तों? MS वर्ड की बात करें हम तो ये आता है दोस्तों सेंटर अलाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा MS वर्ड में सेंटर अलाइन किससे होता है, फाइंड एंड रिप्लेस किससे होता है, सब कुछ आपने यहाँ पे समझ लिया होगा दोस्तों। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 61वां सवाल। कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? MS वर्ड का होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, या बायोस का होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों कंप्यूटर का वायरस हटाने के लिए जो उपयोग करेंगे हम, वो करेंगे दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। किसका दोस्तों? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। लगा लीजिए दोस्तों 61वें पे टिक, यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे उपयोग करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 62 नंबर का। 62 क्या है दोस्तों, यहाँ पे ईमेल में CC का अर्थ है। ईमेल में CC का अर्थ है, पहला कार्बन कॉपी, दूसरा क्लियर कॉपी, दूसरा कॉमन कॉपी या सेंट्रल कॉपी। वापिस सुनिए ऑप्शन, कार्बन कॉपी, क्लियर कॉपी, कॉमन कॉपी या सेंट्रल कॉपी। बताइए दोस्तों CC का मतलब क्या होता है? दोस्तों ईमेल की बात करें हम तो यहाँ पे इसका हुआ दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या दोस्तों? कार्बन कॉपी होगा। और BCC का क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या दोस्तों? BLIND ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ये किसका होगा दोस्तों? यहाँ पे BCC का होता है। ध्यान रखना BCC और CCC में दोनों में से कोई सा भी आ सकता है दोस्तों। तो BCC और CCC मतलब BCC और CC, ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 63 मतलब 63वां सवाल। तो भाई 63वां सवाल पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, किस किस ने वीडियो को शेयर कर दिया भाई? अगर कर दिया जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, शेयर किसने इसके अंदर कर दिया। और साथ में वीडियो को समझ मतलब एक तरीके से कौन कौन बेटर तरीके से समझ पा रहा है, किस किस को वीडियो पसंद आ रही है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं 63वें सवाल की ओर। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है, पहला डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, दूसरा डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करना, तीसरा डाटा को CD में स्टोर करना, या डाटा को पेन ड्राइव में स्टोर करना। बताइए दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए आप। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है दोस्तों डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना। क्या दोस्तों? डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना। तो यहाँ पे डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? यहाँ पे 64वां सवाल है। 64वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यहाँ पे उपयोग किया जाता है? इंसर्ट, होम, लेआउट या रिव्यू? दोस्तों अगर मान लो टेबल की बात करें, टेबल कौन सी? टेबल मतलब एक तरीके से सारणी। ओके,
सारणी भी बोल सकते हैं, और कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको टेबल, ये टेबल होती है ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे टेबल होती है। इसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ जाएंगे, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट टैब में जाएंगे। किस में जाएंगे दोस्तों, इंसर्ट टैब से होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इज राइट। ओके ओके, और यहाँ पे सारणी को एक नाम उससे बोला जाता है तालिका, तालिका भी लिखा सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, तालिका या यहाँ पे बात करें सारणी, एक ही बात होती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 65वां सवाल है, नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल है, नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल है, पहला ई कॉमर्स, दूसरा डिजिटल पेमेंट, तीसरा एंटीवायरस, चौथा साइबर क्राइम। बताइए दोस्तों नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल क्या है, ई कॉमर्स है, डिजिटल पेमेंट है, एंटीवायरस है, या फिर साइबर क्राइम है। तो दोस्तों अगर बात करें हम नेट बैंकिंग की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों डिजिटल पेमेंट। क्या होता है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट होता है नेट बैंकिंग का एक सही एग्जाम्पल। तो किस किस को यहाँ पे 65वां सवाल समझ में आ गया है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। और कौन कौन लोग बोर हो रहे हैं मेरी क्लास से, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देखने के लिए आए हैं भाई, और शुरू से अभी तक जुड़े हुए मेरी क्लास से, और एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 66वें सवाल की ओर। 66वां है दोस्तों, कंप्यूटर के कौन से पार्ट को ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट को ब्रेन कहा जाता है। थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है। मॉनिटर को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा जाता है। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर ब्रेन, तो कहा जाएगा दोस्तों सीपीयू को। किसको दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है। ओके, तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। सीपीयू को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रेन यानी कि माइंड। क्या दोस्तों, माइंड भी बोल सकते हैं हम ब्रेन को, ठीक है। तो आ गया होगा दोस्तों समझ में, क्या होता है दोस्तों, सीपीयू होता है। क्या होता है दोस्तों, सीपीयू होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ पे 66वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 67वें सवाल की ओर। MS एक्सेल में चार्ट बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है, इंसर्ट टैब में, होम टैब में, डाटा टैब में, या पेज लेआउट टैब में। बताइए दोस्तों MS एक्सेल में चार्ट बनाने का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट टैब में। किसमें दोस्तों, इंसर्ट टैब में होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ पे 67वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो यहाँ पे मैं चार्ट बना देता हूँ हल्का सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा चार्ट की बात कर रहे हैं, ये चार्ट होता है दोस्तों। ये चार्ट अगर आपने MS एक्सेल में बनाया होगा आपको पता होगा दोस्तों, ऐसा चार्ट बनता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों पाई चार्ट, ऐसे पाई चार्ट ही बना सकते हैं हम, जैसे कि मुख्य पॉइंट और यहाँ से कुछ डाटा स्टोर, ऐसे कैसे पाई चार्ट होता है, ठीक। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, पाई चार्ट बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का। ऐसे चार्ट आपने बनाए होंगे दोस्तों, ये अक्ष होते हैं इसके, ठीक है, और ऐसे कैसे एक चार्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये बनाए हो तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, आपको ये मिलेंगे दोस्तों इंसर्ट टैब में मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे ये 68वां, कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है, कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है। आपने कोई भी वेबसाइट खोली होगी दोस्तों, ज़्यादातर कैप्चा लगाया होगा आपने, जैसे कोई भी कोड वगैरह जाता है, ठीक है, तो लगाया होगा आपने कैप्चा। तो क्यों किया जाता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, ह्यूमन और बॉट को अलग करने के लिए, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए, डाटा फॉर्मेट करने के लिए। बताइए दोस्तों कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हम मतलब सीधी सी बात है ह्यूमन और बोट में अलग करने के लिए, ठीक है। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। उम्मीद है 68वां सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मेरी क्लास थी आज की 70 क्वेश्चन की, मैंने बोला था 70 क्वेश्चन में बताऊंगा आज आपको, लेकिन अभी मैंने 68 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 69 वाला, ठीक है। ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आंसर आपको आता है तो बताना, नहीं तो मैं बता दूंगा आंसर, ठीक है। एक मैंने बताई थी कल आपको, देखो एक तो पूछ रहा हूं आपसे एफटीपी का पूरा नाम क्या है। कल भी मैंने पूछा था पिछली क्लास में भी, अब बता रहा हूं एफटीपी का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों। एक सवाल ये, और यहाँ पे सवाल नंबर आ गया दोस्तों अब 70 नंबर का। 70 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों, छोटा सवाल पूछूंगा चलो मैं आपसे। पैन कार्ड में, किसमें दोस्तों, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं। आप सभी के पास पैन कार्ड होगा दोस्तों, बताइए पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो कौन कौन लोग इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना चाहेगा भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। आपको देता हूं मैं इन दोनों क्वेश्चनों के लिए 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइए दोस्तों कौन कौन लोग इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देना चाहेगा, बताइए दोस्तों जल्दी से।
पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं और एफटीपी का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर दे देता हूं मैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये इसका पूरा नाम होता है। और पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं दोस्तों, जल्दी बताइएगा अगर आता है तो। 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 10 अंक होते हैं एक तरीके से, ठीक है, पैन कार्ड के अंदर। ओके, जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, ओके, और कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब कुछ, सीधी सी बात है, अल्फ़ाबेट और नंबरों से मिलके बना होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? 17 क्वेश्चन की मैंने एक साथ रिकॉर्ड की है, तो हो सकता है कि मैं भी कुछ आवाज़ धीरे पड़ गई क्योंकि थक चुका हूँ मैं भी। क्लास थका तो मैं कुछ नहीं हूँ, आपकी एनर्जी मेरे पास है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बताइए क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कि अच्छी लगी, बुरी लगी तो ये बताना, और क्लास के अंदर कोई कमी हो तो वो बता सकते हो आप, ठीक है। अगर आप बोलते हो क्लास के अंदर हमको ये कमी लगी तो हम अगली क्लास में उसको ठीक करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको और बेटर ला सके हम कंटेंट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिसने क्लास पूरी 70 क्वेश्चन की देख ली है तो उसको क्लास समझ में भी आई होगी और उसको लग रहा होगा कि हाँ अब थोड़ा सा एनर्जी आई है क्वेश्चन की हमारे पास, ठीक है। तो कौन कौन लोग हैं ऐसे हैं जो मतलब पहली बार जुड़े हैं हमसे, पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मेरी इंस्टा आईडी है उसको फॉलो कर लेना, दोसा कंप्यूटर वाला। और साथ में दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, उसे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट जो होती है ना दोस्तों, अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक इसका आप अच्छी तरह रिवीजन कर लेना, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक, ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को। भाई जिन्हीं की अब एग्जाम है ना उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और इतना समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय।